Hello students, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. My name is Asmita Singh, your English mentor, and today we'll be covering some correlating sentences. Alright, this topic is pretty unique. Exam में recently इस pattern पे questions देखे जा रहे हैं, तो सबसे पहले directions समझते हैं, फिर हम इनको proceed करेंगे. In the following items, a pair of sentences S1 and S2 is given. Identify the relationship between S1 and S2 from the options provided. So there are basically two statements, statement number 1 and statement number 2. Now we need to develop a relationship between both the statements. All right? मतलब statement number 2 statement number 1 को support कर रही है. Statement number 2 statement number 1 को contradict कर रही है. कॉन्ट्रास्ट कर रही है, क्वालिफाई कर रही है. यही रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश करेंगे और अपना आंसर मार्क करेंगे. चलिए इनको कैसे अप्रोच करना है सीखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिजिटल एज हैज democratized access to information for everyone. As we very well know the meaning of democracy, that is when everyone is equal, right? तो यहाँ पे बात हो रही है जो डिजिटल एज है ये क्या देता है, हर किसी को एक्सेस देता है. किस चीज की एक्सेस देता है? इंफॉर्मेशन की, कि हर कोई इंटरनेट को यूज कर सकता है. Only those with high speed internet and digital literacy truly benefit. हालांकि क्या डिजिटल एज से हर किसी को इक्वल बेनिफिट होता है? आप इमेजिन करिए अगर आपका इंटरनेट स्पीड ना पकड़े या फिर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां पे कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, फिर आप इमेजिन करिए कि आपको इंटरनेट की तो सुविधा है बट हाउ टू यूज इट दैट यू डोंट नो, मतलब आपको डिजिटल लिटरेसी नहीं है. तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, बट स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 1 पे एक लिमिटेशन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेशन? अ सॉर्ट ऑफ शॉर्टकमिंग. अब मैं सबसे पहले आपको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग समझाती हूँ, तभी आप एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाएंगे. वर्ड नंबर 1 इज कंफर्म. कंफर्म करने का मतलब है जब स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 1 को वेरीफाई करेगा. ऑलराइट, वेरीफाई या उसका एक प्रूफ देगा, तो हम कहेंगे कि S2 कंफर्म्स S1. क्वालिफाई करने का क्या क्या मतलब है, लेट्स सी. क्वालिफाई करने का मतलब है कोई लिमिटेशन या कोई कंडीशन या कोई स्टैंडर्ड. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, अगर स्टेटमेंट नंबर 2 कोई लिमिटेशन दे रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में, कोई कंडीशन दे रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में, या फिर एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में, तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे. इफेक्ट यू वेरी वेल नो, इट्स वेरी इजी. इफेक्ट एंड कॉज, ठीक है. प्रभाव, इफेक्ट का मतलब होता है कि भाई S2 स्टेटमेंट क्या है, प्रभाव है S1 का. एंड ऑप्शन नंबर डी इज इररेलेवेंट. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज इररेलेवेंट? इररेलेवेंट इज अनइम्पॉर्टेंट. If the two statements are not at all relevant to each other, it means they are not at all connected, they are not at all significant with each other, then we'll be going with option number 4. See, मैंने इन क्वेश्चंस में एक चीज नोटिस की है, अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, अगर आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग स्ट्रांग है, तभी आप एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाएंगे. इसीलिए मैं आपको हर ऑप्शन का मतलब समझा रही हूँ, ठीक है. फिलहाल आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है ना कि डिजिटल एज को अगर आपको पूरी तरीके से उसका फायदा उठाना है तो एक तो आपको डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, दूसरा आपके पास कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमें समझ आएगा. डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस का मतलब एक्सेस गिवन टू ऑल. इफ समवन आस्क यू, दिस इज एक्सेस गिवन टू ऑल. लेकिन हमें अच्छे से पता है हमारे देश में हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है. पढ़ा लिखा मतलब डिजिटल लिटरेसी की तो बात दूर की बात, ऑन एवरेज भी अगर आप देखें बहुत लोग तो इलिटरेट हैं, ठीक है. तो और स्पीड, क्या हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट है? मान लीजिए है भी, तो क्या हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है? नहीं, तो एक लिमिटेशन है ना. सो वी विल बी गोइंग विद क्वालिफाई तो कर रहा है, लिमिटेशन दिखा रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब क्वालिफाई कर रहा है बट एक लिमिटेशन है. बात तो सही है, S2 कहता है S1 की, बट इसमें एक लिमिटेशन है, ठीक है. ऐसे आप मार्क करेंगे. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 2. Modern architecture prioritizes the minimalist aesthetics and glass facades.
सबसे पहले, क्योंकि मैं इंग्लिश की मेंटोर हूं तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपको हर उस वर्ड का मीनिंग बताना जो आपके लिए शायद आउट ऑफ द ब्लू है या न्यू है। इसका प्रोनाउंसिएशन है फसाड। ओके, इट्स नॉट फकाड, इट्स फसाड। फसाड का मतलब, दो मतलब निकलते हैं। फसाड का वैसे तो मतलब होता है कि जब आप एक बस आउटर अपीयरेंस, एक यू नो सॉर्ट ऑफ दिखावा, जैसे कुछ लोग ना अपनी पर्सनालिटी में एक फसाड कैरी करते हैं, मतलब होते तो बहुत ही गुस्सैल हैं या फिर अंदर से क्रूअल होते हैं, लेकिन फसाड क्या क्रिएट करा हुआ है बाहर कि भाई हम बहुत ही काम किस्म के इंसान है, वी आर वेरी एमिकेबल, हम दोस्ती करने में बिलीव रखते हैं। एक तो ये हो गया पर्सनालिटी वाला फसाड। बिल्डिंग्स के टर्म में फसाड क्या है? ये जो बिल्डिंग का आउटर अपीयरेंस होता है ना, जो कि इतना स्ट्रांग नहीं होता बट आपको बाहर से लुभाने के लिए कि भाई क्या घर है, ठीक है, या फिर ये जो आपने देखी होंगी फॉल्स सीलिंग लगी हुई रहती है घरों पे, ये फसाड ही तो है, ये आउटर अपीयरेंस तो ये बिल्डिंग की, राइट। अब जो आजकल का मॉडर्न आर्किटेक्चर है वहां पे ना एस्थेटिक रहता है, यू नो मिनिमलिस्ट एस्थेटिक्स यूज होते हैं। मतलब एस्थेटिक का तो मतलब आप जानते ही हैं, छोटी मोटी ब्यूटीफुल सी डिजाइन होती है। और एक और चीज होती है, मतलब जो बिल्डिंग्स हैं आजकल की वो कंक्रीट नहीं है, बाहर से ग्लास लगा हुआ है विच गिव्स इट अ वेरी गुड लुक। ओके, बट जैसा कि मैंने बोला फसाड है ना, दिख सुंदर रहा है बट है बड़ा कमजोर। दूसरी स्टेटमेंट कहती है सच डिजाइन्स ऑफन लीड टू मैसिव एनर्जी कंजम्पशन। बिल्कुल, आपको पता है हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है ग्लास, राइट। तो इस तरीके की डिजाइन या इस तरीके का मिनिमलिस्ट आर्किटेक्चर या एस्थेटिक बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, और फिर इसको कूल डाउन करने के लिए ना मैसिव एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर वो कूलेंट्स हो या जो भी तरीका हो, ठीक है, जो भी एक कंपनी या जो भी एक इंस्टीट्यूट यूज करे। तो क्या लगता है आपको क्या जा रहा है? आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरीके की डिजाइन का ये कॉन्सिक्वेंस है, ये नतीजा है। सो आप देख सकते हैं S2 आइडेंटिफाइज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ S1, ठीक है। कंफर्म में तो प्रूफ मांगता है, सीधे वेरिफिकेशन मांगता है, वेरीफाई करता। कॉन्ट्रडिक्ट, अच्छा मैं इन दो वर्ड्स का मीनिंग बता दूं। मैंने अपने स्टूडेंट को इन दो वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होते हुए देखा है। उन्हें ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रडिक्ट और कॉन्ट्रास्ट एक दूसरे के सिनोनिम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है अपोज और कॉन्ट्रास्ट का मतलब है डिफरेंस। अब इस बात का मतलब समझते हैं। देखिए, अगर दो चीजें बिल्कुल अलग हैं, मेरे हाथ में एक है लेट्स से एप्पल, ठीक है, विच इज अ रेड एप्पल, और एक है ग्रीन एप्पल, सो बोथ द कलर्स आर डिफरेंट ना, सो दिस इज कॉन्ट्रास्ट। डिफरेंस, आप कॉन्ट्रास्ट क्लोथ्स भी वेयर करते हैं ना, अगर आपने एक लाइट कलर की शर्ट पहनी है, यू मोस्ट ऑफ द टाइम यू गो विद द डार्क डेनिम just to create a difference, just to create a contrast. But what is contradict? Contradiction का मतलब है, अगर मैं आपसे बोलूं स्टेटमेंट नंबर 1 में कि मैं सच बोलती हूं और स्टेटमेंट नंबर 2 में बोलूं कि मेरी झूठ बोलना हॉबी है, ये एक दूसरे को, ये दोनों स्टेटमेंट क्या कर रही है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, राइट। सो दैट इज अपोजिंग ईच अदर। सो वो मतलब है, बट यहाँ पे कोई भी इस तरीके का सेंस नहीं है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज डी। चलिए अगले पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। ये जो ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया है ना, इजिप्ट में है, इजिप्ट में। अच्छा, आपको पता है 48 BC के अराउंड क्या होता है? ये जल जाती है एक ही बार में, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से जल जाता है 48 BC के अराउंड, ठीक है। तो द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया वाज डिस्ट्रॉयड इन अ सिंगल कैटास्ट्रोफिक फायर। What is the meaning of catastrophic? Something that causes huge damage. बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिस चीज में, ठीक है, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। ऑलराइट। फिर S2 कहता है हिस्टोरिकल records suggest a so decline due to lack of funding and minor riots। हालांकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तो कहते हैं कि ये जो ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया है, इसके धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन हुई। डिक्लाइन होने के दो कारण क्या थे? एक तो फंडिंग प्रॉपर नहीं थी, ठीक है, और मतलब पैसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया जा रहा था, और दूसरा कहता है कि थोड़े छोटे मोटे दंगे फसाद भी हुए, राइट्स भी हुए। एक बात बताइए मुझे, अगर लेट से आपको अंग्रेजी नहीं भी समझ आती बट आप में एक रीजनिंग एप्टीट्यूड है, एक एबिलिटी है, तो आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 में वर्ड यूज हुआ है सिंगल, दैट इज सिंगल कैटास्ट्रोफिक फायर, मतलब एक ही बार में जल के खत्म हो गई, और दूसरे में यूज हुआ है स्लो। तो एक है फास्ट, एक है स्लो, सीधे बिना सोचे समझे द आंसर इज
चार्ली पूरी तरीके से अपोज कर रहा है। नीचे तो कह रहा है भाई धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ और रीजन भी बिल्कुल अलग बता रहा है, और ऊपर क्या कह रहा है भाई एक ही बार में तबाह हो गई, जल के तबाह हो गई। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना स्टूडेंट। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। मतलब कंट्रास्ट नहीं कर रहे, कंफर्म भी नहीं कर रहे, क्वालिफाई भी नहीं कर रहे। इलेबोरेट का क्या मतलब है? इलेबोरेट का मतलब है एक्सपैंड या एक्सप्लेन। अच्छा, इलेबोरेट पता है आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 में बात की है लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की, कि वो किस तरीके से एक बार में जल के खत्म हो गई। अगर उसके बारे में कुछ और एक्सपैंड करा जाता, कुछ और एक्सप्लेन करा जाता, तब यू वुड हैव मार्क्ड द ऑप्शन नंबर डेल्टा। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, which says about the market competition always leads to lower prices for the consumer. Simple सी बात है, if a consumer goes to buy a toothpaste and there are a lot many companies, तो simple सी बात है क्या करा जाता है? प्राइस को रिड्यूस करा जाता है। बट दूसरी बात या दूसरी स्टेटमेंट कहती है इन केस ऑफ नेचुरल मोनोपोलीज। सबसे पहले मोनोपोलीज का मतलब समझिए। मोनोपोलीज होते हैं जिनके पास एक पावर होती है, जिनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। तो भाई जो कंपनीज हैं, जो मोनोपोलीज हैं, जो किसी प्रोडक्ट में ऑलरेडी फेमस हो गई हैं, जब वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डबल करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डबल करने का मतलब है अपना फिजिकल जो भी सेटअप करा हुआ मार्केट है या फिर जो भी उनकी डिमांड है उसको डबल करती है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा? प्राइस राइज होगा ना, बिकॉज उन पे खर्चा बढ़ेगा तो वो कंज्यूमर से भी ज्यादा पैसा लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, इनिशियल स्टेटमेंट कह रही है कि कंज्यूमर को कम पैसा देना पड़ेगा एक प्रोडक्ट के लिए, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, राइट? एंड वेयर इज द ऑप्शन? इट इज डी। सो S2 कॉन्ट्रडिक्ट्स S1 इन शॉर्ट। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, which is question number 5. Now it is about the genetic engineering. ठीक है, they are saying genetic engineering can potentially eradicate all hereditary disease. First of all, what are hereditary disease? See, जो जीन से, पेरेंट्स की जीन से जो ट्रांसफर होता है ना बच्चे को या ऑफस्प्रिंग को, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज। जैसे अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी सिंगल पेरेंट को, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मदर, और वो अगर उसके चाइल्ड में भी है तो उसको हेरिडिटरी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म है कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये करंटली रिस्ट्रिक्टेड है, नॉन हेरिटेबल। सी, नॉन हेरिटेबल का मतलब है विच डज नॉट पास थ्रू डीएनए। कुछ ना फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ चीजें आपको या आपके फिजिकल अपीयरेंस को अफेक्ट करती है। जैसे कुछ एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आप बाहर निकले, आपको टैनिंग हो गई, कोई बाहर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये सब क्या है? ये आपको जीन से थोड़ी पास हुए हैं, राइट? या आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई जो कि आपको डीएनए के थ्रू तो बिल्कुल भी पास नहीं हुई, उन सारे डिजीज को बोलते हैं नॉन हेरिटेबल। अब एक बात बताइए मुझे, ये कह रहा है ऊपर वाला स्टेटमेंट की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करेगी हमें, और सारे के सारे जो हेरिडिटरी डिजीज है ना, जो हमें पेरेंट्स से ट्रांसफर हुए हैं, उनकी जीन से ट्रांसफर हुए हैं, उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट कर देगी, ठीक है। अभी तक ये थ्योरी बोल रही है, किसकी थ्योरी बोल रही है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की थ्योरी बोल रही है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि दिस टेक्नोलॉजी इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब अभी लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखें तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ नॉन हेरिटेबल डिजीज, मतलब जो आपके आउटर फैक्टर्स है ना, उन पे ही काम कर रही है। तो भाई स्टेटमेंट नंबर 2 ने स्टेटमेंट नंबर 1 को पूरी तरीके से अपोज कर दिया। अगर ये थ्योरी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी सक्सेसफुल होती तो ये क्या कहती कि दिस इज नॉट मियरली रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन हेरिटेबल, इट विल ऑल्सो इरेडिकेट हेरिडिटरी डिजीज, ठीक है। तो भाई द राइट आंसर इज दे बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टिंग नेचर की हैं। अल्फा इज द राइट आंसर, ऑल राइट, बिकॉज दे कॉन्ट्रडिक्ट। कंफर्म तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या स्टेटमेंट एक दूसरे से बहुत अलग है? नहीं भाई, दोनों में किसकी बात हुई है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हुई है, दोनों आपस में रिलेटेड है। क्या कोई कंडीशन या कोई लिमिटेशन? नहीं, ठीक है, इट्स सिंपली कॉन्ट्रडिक्टिंग, ठीक है। हालांकि एक सोमेटिक सेल्स का मैं आपको मीनिंग जरूर बताती हूँ। सोमेटिक सेल का मतलब होता है, देखो कुछ सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव नेचर के होते हैं। रिप्रोडक्टिव नेचर का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्टिव नेचर के होते हैं मतलब स्पर्म्स की बात करें या
एग्स की बात करें, लेकिन कुछ इस तरीके के सोमेटिक सेल्स हैं, जैसे कि स्किन, जैसे कि मसल्स, जैसे कि नर्व्स, मतलब ये ना दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो भाई सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अल्फा इज द राइट आंसर। 6 पे चलते हैं। द रेनेसांस, सी रेनेसांस इज रिलेटेड टू फ्रांस, राइट, is viewed as the sudden explosive rebirth of art and logic, ठीक है, and it was actually a gradual evolution rooted in the intellectual shifts of the 12th century. Okay, what do you think? See, simple सी बात है, पहला स्टेटमेंट तो बोल रहा है कि ये जो रेनेसा है ना, ये अचानक से आ गया। और कब आया, मतलब यार रेनेसा जो है जब आया तो उसके साथ किसका रीबर्थ होता है, आर्ट का और लॉजिक का, कल्चर का। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट बोलती है इट वाज एक्चुअली अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। दूसरे में यहाँ पे बोला सडन एक्सप्लोसिव, यहाँ पे फिर से बोल दिया धीरे धीरे ग्रेजुअल इवोल्यूशन की जो शिफ्ट आया था 12th सेंचुरी में, उसकी वजह से रेनेसांस आया। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आपको एक हिंट मिल रही है कि दोनों बातें एक दूसरे को विरोध कर रही है। सो जहां पे भी विरोधाभास का कॉन्सेप्ट आता है ना, वहां पे हमेशा ऑप्शन रहता है कॉन्ट्रडिक्ट का, ना ही कंफर्म का, ना ही कॉन्ट्रास्ट का, ना ही क्वालिफाई का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन इनवेरिएबली रिड्यूसेस एब्सोल्यूट पॉवर्टी अक्रॉस द ग्लोब। सी, सबसे पहले इनवेरिएबली का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली। मतलब इस स्टेटमेंट का कहना है कि भाई ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस करता रहता है अक्सर, वो भी एक लगातार एक कांस्टेंट रेट से। क्या रिड्यूस करता है, पॉवर्टी। मतलब ग्लोबलाइजेशन जितना बढ़ेगा पॉवर्टी उतनी घटेगी। ऑलराइट, बट दूसरी स्टेटमेंट कहते हैं इट साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस द गैप बिटवीन द अल्ट्रा वेल्दी एंड द वर्किंग क्लास। सी, अल्ट्रा वेल्दी आर द पीपल हु आर वेरी रिच, एंड देन कम्स द the class which is also known as rank and file. Rank and file का मतलब होता है the people who are very common, the people who don't have enough money, right? अब now they are asking that the statement number 2 is basically saying कि globalization से गैप बढ़ता चला जाता है, because जिनको उसका बेनिफिट रीप करना आता है वो तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, बट जिनको पता ही नहीं है कि उसको कैसे अपने फेवर में टर्न करना है वो और गरीब होते चले जाते हैं। तो भाई अगर पॉवर्टी जेन्युइनली डिक्रीज हो रही होती तो एक गैप तो बढ़ता ही नहीं ना, गैप तो कम होता रहता, कम होता रहता। तो स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ठीक है, कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ना क्वालिफाई कर रही है, ना कॉन्ट्रास्ट कर रही है, ना कंफर्म कर रही है। सो इस तरीके से दिमाग लगाना है स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए चलते हैं आगे। The next says freedom of speech is an absolute right. It's a good question. In any true democracy. भाई अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अच्छा डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, और रूल ऑफ पीपल का मतलब है एवरी सिंगल सिटीजन इज इक्वल, राइट? आप इतना तो जानते हैं। तो कहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये एक राइट है किसी भी डेमोक्रेसी का। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। सी, इंसाइट एक वर्ब है और इंसाइट का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना। प्रोवोक करना कहते हैं कि जब इमीडिएट वायलेंस के बाद भड़क जाती है जनता, ठीक है, तो और भाई भड़की हुई जनता या भड़के हुए लोग जिसे हम मॉब बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि जब ये मॉब, जब ये भड़की हुई जनता वायलेंस करने के बाद कुछ भी एक्सप्रेस करने आएगी या कुछ भी करने को चलेगी तो क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स या क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे प्रोटेक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं भाई। एक कंडीशन है, एक कंडीशन है जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी कर्टेल करा जाएगा। कब कर्टेल करा जाएगा? जब आप किसी को भड़काएंगे, जब आप किसी समुदाय में अनरेस्ट लेकर आएंगे या वायलेंस की सिचुएशन अराइज होगी, तो ऐसे में जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी भी अथॉरिटेटिव बॉडी के पास पूरा राइट है आप पे क्या लगाने का, एक रेस्ट्रिक्शन लगाने का। तो अगर आप ध्यान से देखें S1 स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस स्टेटमेंट में कंडीशन, एक लिमिटेशन कौन लगा रही है? स्टेटमेंट 2। सो S2 क्वालिफाइज S1, ठीक है, ये रहा बिल्कुल सही आंसर। गुड क्वेश्चन, एक बार इसको देख लीजिए। पता है कॉन्ट्रडिक्ट कब होता स्टूडेंट? आप सोच रहे होंगे कि मैम कॉन्ट्रडिक्ट क्यों नहीं हुआ?
मैं बताती हूँ कॉन्ट्रडिक्ट कब होगा, जब नीचे लाइन में ये लिखा होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड इट कैन बी कर्टेल्ड एनी टाइम। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तब आप कहते कि भाई नीचे की स्टेटमेंट तो ऊपर दी हुई स्टेटमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट है ना, नीचे दी हुई स्टेटमेंट ऊपर दी हुई स्टेटमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, तो तब आता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन which is question number 9. The experiment failed to produce the expected chemical reaction. एक experiment हुआ और वो फेल भी हो गया। क्यों फेल हो गया? बिकॉज जो एक्सपेक्टेड रिएक्शन था, केमिकल्स जिस तरीके से रिएक्ट करते वो रिएक्शन आया ही नहीं। सब्सिक्वेंट एनालिसिस शोड, उसके बाद जो एनालिसिस किया गया उसने ये शो किया कि जो कैटलिस्ट यूज हुआ था उस रिएक्शन को एक्सपेडाइट करने के लिए, या जिस तरीके से आप उस रिएक्शन को ऑब्टेन करना चाहते थे, उसमें जो कैटलिस्ट यूज हुआ था एक्सपायर्ड था, और अगर वो एक्सपायर्ड है तो बिल्कुल आपको ड्यू रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर है इसमें? आंसर जाएगा, these two things are I guess very different. Ninth, yes, it you know बिल्कुल S2 क्या कर रहा है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है S1 का। क्या कारण था कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ उस तरीके से जिस तरीके से उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था? तो रीजन था एक्सपायरी, जो एक्सपायर हो गया। कौन एक्सपायर हो गया? कैटलिस्ट एक्सपायर हो गया था, ठीक है, पुराना हो गया था, इसीलिए डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, हेवनली बॉडीज को सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, जिसमें मून, सारे प्लैनेट्स और सन आता है, राइट? सो ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन। ये तो बिल्कुल सही है ना, ये रहा सन और इसके चारों ओर क्या लगाते हैं, ऑर्बिट लगाते हैं सारे प्लैनेट्स। मून ऑर्बिट द रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स व्हाइल फॉलोइंग द सोलर पाथ। मून भी तो भाई अर्थ के अराउंड या क्या करता है, मून भी तो रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स, मतलब रिस्पेक्टिव, देखो ना अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग मून होता है, यू वेरी वेल नो इट, एंड मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट as well as it is a celestial body. तो मून क्या करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव सैटेलाइट्स के अराउंड, नेचुरल सैटेलाइट्स या प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्या लगता है? तो भाई कॉन्ट्रडिक्ट तो कहीं भी नहीं कर रहा है, ठीक है, कंफर्म कर रहा है इस बात को, लेकिन इससे सही, इससे ज्यादा ऐप्ट पता है क्या होगा, ये वाला, क्योंकि ये बेसिकली इस बात को एक स्टैंडर्ड या एक कंडीशन के साथ वो कर रहा है, वेरीफाई, ठीक है, क्योंकि कंडीशन है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं हमारी अर्थ के मून की बात करूं तो वो टेक्निकली पहले अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ पूरा ही सन के अराउंड, तो बात तो एक ही है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? चार्ली, ओके, चार्ली, इट क्वालिफाइज। एक कंडीशन दी गई है मून की, ठीक है। 11th करते हैं। पता है, क्योंकि आपको एक डाउट हो सकता है कि मैम इसमें कंफर्म क्यों नहीं हो सकता, बहुत लोग सोच सकते हैं ना मैम क्यों नहीं, मैं बता देती हूँ, एक बार क्लियर कर देती हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट। इसीलिए नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्वालिफाई होगा, कंफर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि वेरीफाई तब होता है जब हम कोई एक प्लैनेट का एग्जाम्पल लेते हैं और बोलते हैं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। ये बात एकदम अबंडेंट प्रूफ दे रही है कि हाँ भाई सन के ऑल अराउंड कौन रिवॉल्व करता है, अर्थ या फिर सारे प्लैनेट्स नहीं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सन की बात नहीं हुई, थोड़ी घुमा के बात की हुई है कि मून किसके अपने प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है, इसीलिए आंसर है चार्ली, क्वालिफाई कर रहा है S1 को S2, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ इज द ओनली मेट्रिक फॉर अ नेशन सक्सेस। भाई इनका ये कहना है, S1 स्टेटमेंट का ये कहना है कि अगर आप किसी भी देश की सक्सेस को मेजर करेंगे तो उसके लिए एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, हम कंसिडर कर सकते हैं। S2 हालांकि कहता है द हैप्पीनेस इंडेक्स एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स और एनवायरमेंटल जो हेल्थ है वो भी इक्वल, वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट, वो भी इक्वली अपना रोल प्ले करते हैं और वो भी एक वाइटल इंडिकेटर है। क्या लगता है आपको भाई, ये तो बिल्कुल अलग बात करती है ना, ऊपर बात कही थी इकोनॉमिक ग्रोथ की और नीचे बात कर दी भाई कि देश के लोग क्या खुश हैं, क्या देश के लोगों के पास जो उनका एनवायरनमेंट है, जो उनका एटमॉस्फेयर है, क्या वो हेल्दी है। तो अगर आप देखें इन दोनों स्टेटमेंट ने एक दूसरे को पूरी तरीके से अपोज किया है, ठीक है, बिकॉज ये क्या बोलता है, कुछ वर्ड्स पकड़िए ना स्टूडेंट्स, कि इट्स द ओनली पैरामीटर और द ओनली मेट्रिक, नहीं भाई,
अगर यही ओनली मेट्रिक होता तो ये क्यों मेंशन करते, और अगर ये मेंशन कर दिया मतलब इस वाली स्टेटमेंट ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट करा है, ब्रावो के साथ जाइएगा बिना सोचे समझे। कंफर्म और क्वालिफाई तो बिल्कुल भी नहीं होगी ना, कंफर्म और क्वालिफाई तो तब होती है जब उसी बात का एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है या उसी बात को वेरीफाई करा जाता है, उसकी कोई लिमिटेशन या उसकी कोई कंडीशन दी जाती है, राइट। और एग्जाम्पल भी नहीं है स्टूडेंट, एग्जाम्पल भी नहीं है। एग्जाम्पल तो तब होता जब आपको कोई डेटा दे दिया जाता कि इस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी है तो इसीलिए ये नेशन क्या है, सक्सेसफुल है। तो आई डोंट थिंक सो इतना टफ है भी। ठीक है, अगले पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी की, और स्टेटमेंट देखते हैं पहले। क्रिप्टो करेंसीज वर डिजाइन टू बी एंटायरली डिसेंट्रलाइज्ड। पहले मैं आपको इस टर्म का मतलब समझाती हूँ। कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे इकोनॉमी और पॉलिटी की मिलेगी, एंड आई वुड सजेस्ट यू प्लीज गो थ्रू द टर्म्स वेरी वेरी क्लियरली एंड वेरी मतलब इन डेप्थ में आप उन टर्म्स को समझिएगा, बिकॉज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं आपको डिसेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझाती हूँ। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे अगर मैं हमारी भी गवर्नमेंट की बात करूँ, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने भी अपनी पावर्स को ना डिसेंट्रलाइज करा है। स्टेट गवर्नमेंट का आपने कॉन्सेप्ट सुना हुआ है, हालांकि हम क्वासी फेडरल है, ठीक है, पूरी तरीके से सेंटर ने क्या अपनी पावर स्टेट को दे रखी है? क्या कोई भी स्टेट उठ के कोई भी डिसीजन ले लेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसे चलिए हमारे एग्जाम्पल से नहीं वैसे समझते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिस्क्रीटली स्प्रेड करी गई है, मतलब जो उसकी पावर्स हैं वो क्या है, स्प्रेड कर रखी है। ठीक है, वो एक ही जगह पे वो पावर स्थित नहीं है, उस पावर को डिवाइड कर दिया गया, उस पावर का डिवीजन है। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, डिवीजन ऑफ पावर। अगर मैं एक सिंपल सी टर्म बताऊं, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट तो कह रहा है भाई क्रिप्टो करेंसी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो उसकी पावर है वो डिवाइडेड है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? अ फ्यू लार्ज माइनिंग पूल्स। माइनिंग पूल्स कुछ नहीं होता है, माइनिंग पूल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ग्रुप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट कहती है भाई कुछ ऐसा ग्रुप तो है जहां पे कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मेजॉरिटी में पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं। अरे अभी हम बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, जहां पे पावर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, और फिर आप बात कर रहे हैं कि भाई ये अकेले कौन है, पावर में है, अपनी उसमें है, किसमें, कंट्रोल में है, मेजॉरिटी में है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को मतलब S2 बहुत ही क्लियरली हाईलाइट कर रही है कॉन्ट्रडिक्शन इन S1। ऑलराइट, एक बार इसको समझ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन। Let's see the next one, which is, wait, dark matter is impossible to see or detect directly with current telescope. See, the telescopes that we're using currently, they are not capable enough to detect or to see the dark matter. Its existence is confirmed by the gravitational pull. अरे सिंपल सी बात है, अगर टेलीस्कोप ना ही देख पा रहा है ना ही डिटेक्ट कर पा रहा है डार्क मैटर को, तो डार्क मैटर की खोज बेशक टेलीस्कोप ने तो नहीं की है, किसने की है देखते हैं। इसकी एग्जिस्टेंस को कंफर्म करा है ग्रेविटेशनल पुल ने। आपने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तो बचपन से पढ़ा है भाई, इट्स द एबिलिटी ऑफ अर्थ टू अट्रैक्ट थिंग्स, राइट? सो इट एक्सर्ट्स ऑन विजिबल स्टार। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखें S2 इस बात को इनडायरेक्टली कंफर्म ही कर रहा है कि भाई टेलीस्कोप ने नहीं पता लगाया है, पता तो किसने लगाया है, gravitational pull ne. So S2 provides indirect confirmation for S1, and this is how we go for ये वाला ऑप्शन जिसमें हम कहते हैं it confirms। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें इनडायरेक्टली कंफर्म कर रहे हैं टेलीस्कोप के। अगर सीधे आपको शॉर्टकमिंग्स बताए होते ना कि भाई इस रीजन की वजह से टेलीस्कोप नहीं ढूंढ पाता है डार्क मैटर को या डिटेक्ट या देख पाता है, तो आप जाते इट कंफर्म्स। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली कंफर्म किया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन को देखते हैं। मैंडेटरी सेंटेंसिंग इंश्योर्स दैट जस्टिस इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल क्रिमिनल्स। सिंपल सी बात है भाई, कहते हैं कि जस्टिस हर किसी के लिए बराबर है, यूनिफॉर्म है। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सुना होगा, ठीक है। और ये बेसिकली कह रहे हैं कि अब सेंटेंस मतलब किसी को
किसी तरीके की सजा सुनाने का हक सिर्फ जुडिशरी के पास है, विच इज द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंडेटरी सेंटेंसिंग मतलब जितनी मैंडेटरी इज इंपॉर्टेंट या रिक्वायर्ड। सो जो जरूरी सजा है कौन सुनाती है? जुडिशरी। और वो जब जरूरी सजा सुनाती है या मैंडेटरी सेंटेंसिंग अनाउंस करती है, इंश्योर करती है, तो वो ये दिखाता है कि भाई गलती करोगे तो इतनी सजा है और हर हार में मिलेगी, मतलब यूनिफॉर्मिटी है। नहीं, पहली बात तो ये कहती है। हालांकि ये जो सेंटेंस सुनाने का हक है ना, सजा सुनाने का हक है जजेस के पास, वो जजेस की जो जजमेंट होता है ना, उसको वो क्या करता है, मतलब जज का जजमेंट है ना कि वो भाई पहले क्राइम को देखे, क्राइम की सीरियसनेस को देखे और फिर उसके अकॉर्डिंग सजा सुनाए। बट स्टेटमेंट नंबर 2 तो कह रही है कि ये जो जब आप सजा सुनाते हैं तो कहते हैं कि जज क्या होता है, जज की वो जजमेंट प्रिवेंट होती है, मतलब रास्ते में एक सॉर्ट ऑफ बाधा आती है जज को, वो समझ ही नहीं पाता कि किस क्राइम के लिए कितनी सजा देनी है, मतलब वो हर क्राइम को एक ही तरीके से कंसिडर करता है, वो यूनिक कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाता है जज। ऐसा भाई ये तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत ही इलॉजिकल चीज है। वरना अगर आपने लेट से किसी ने चोरी की और किसी ने किसी को जान से मार डाला, दोनों को क्या मर्डर की सजा दी जाएगी? नहीं भाई, जज बहुत अच्छे से समझता है कि जितनी सजा जितनी गलती उतनी सजा। सो भाई क्या जज को जब वो सेंटेंसिंग मतलब जब वो सजा सुना रहा होता है किसी को, क्या वो डिमार्केट नहीं कर पाता? क्या वो एक डिफरेंस नहीं देख पाता है क्राइम में और सजा सुनाने में? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही नेगेटिव तरीके से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है S2S1 को, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। तो ऑप्शन बहुत ही आपके सामने क्लियर है, इट्स वेरी वेरी क्लियर स्टूडेंट्स। ना ही कंफर्म कर रहा है, देखो ये तो पॉजिटिव होते हैं हमेशा, कभी भी देखना है पॉजिटिव्स होते हैं, क्वालिफाई और कंफर्म, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉन्ट्रडिक्ट तो कर ही रहा है बट एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्योंकि मेंशन है, राइट, तो वो ज्यादा एप्ट है, वो आंसर ज्यादा एप्ट है, याद रखिएगा। चलिए बी होगा आंसर। बहुत डिफरेंट है ना, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट देखा जाए तो। हाई प्रोटीन डाइट्स आर मोस्ट एफिशिएंट वे टू लूज बॉडी फैट। कहते हैं जो हाई प्रोटीन डाइट्स होती है ना, बहुत एफिशिएंट होती हैं। इससे क्या होता है, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट्स लेते हैं तो आप बॉडी फैट बहुत रिड्यूस करते हैं। बट क्या ये हर केस में या हर पर्सन के साथ पॉसिबल है? नहीं है। दिस डज नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल्स विद प्री एग्जिस्टिंग, जिनको किडनी इश्यूज हैं, कंडीशंस हैं, वो कितनी भी हाई प्रोटीन डाइट लें वो अपना जो फैट है वो लूज नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपको एक लिमिटेशन दिखाई दे रही है। ऐसा थोड़ी है ना कि S2 बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, नहीं भाई, S2 तो कह रहा है कि S1 सही है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है। और जैसे ही मैंने बोला लिमिटेशन की बात आती है या कोई कंडीशन दी जाती है, कोई स्टैंडर्ड सेट करा जाता है, तो हमेशा आंसर क्वालिफाई रहता है। भाई क्वालिफाई तो कर रहा है, लेकिन ये दिक्कत है कि अगर आपको किडनी इश्यूज हैं तो फिर हाई प्रोटीन डाइट्स क्या करेंगी? दिक्कत करेंगी, मतलब नॉट दिक्कत करेंगी, मतलब फैट लूज करने में कोई हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, विद दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 16। आई होप वी हैव डन 15। हाँ जी, कर लिया है। 16th है ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स, ठीक है, आर बिकमिंग ऑब्सोलीट। व्हाट अ गुड वर्ड स्टूडेंट्स। ऑब्सोलीट का पहले मतलब समझते हैं। ऑब्सोलीट होता है जो अब धुंधला हो रहा है धीरे धीरे, जो धीरे धीरे वेग हो रहा है, ठीक है, जो अब यूज में नहीं है, नॉट इन यूज, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल स्टोर्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जो किससे बने हुए हैं, मतलब जो स्टोर ईंटों से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अब ज्यादा प्रचलन में नहीं है, अब ज्यादा यूज में नहीं है। हाई एंड लग्जरी ब्रांड स्टिल फाइंड फिजिकल शोरूम्स एसेंशियल फॉर सेल्स। ये जो आपके हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स है ना, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, वो अब ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स यूज नहीं करते। वो क्या करते हैं, मतलब अभी भी उनको लगता है कि जो फिजिकल ओके वेट, ये कह रहा है कि जो हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स हैं उनको अभी भी ये फिजिकल शोरूम्स, जो कि कैसे हैं, अब फिजिकल शोरूम में तो बात आ सकती है किसी भी तरीके की, यहाँ पे अभी एस्थेटिक डिजाइन की स्टूडेंट्स बात नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है जो फिजिकल नॉर्मल शोरूम, जो पहले से कन्वेंशनल शोरूम्स ही चले आ रहे हैं, आज भी हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स उन्हीं को प्रेफर करते हैं सेल के लिए। तो क्या लगता है आपको, क्या ऑप्शन जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कंडीशन है कि भाई हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल
आपके स्टोर्स हैं वो धीरे धीरे अब प्रचलन में नहीं है, बहुत एस्थेटिक स्टोर्स आ गए हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब जो डेलिकेट से होते हैं, फसाड होता है जिनकी डिजाइन में, लेकिन आज भी हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स कैसे फिजिकल शोरूम मतलब रॉबस्ट शोरूम डिमांड करते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिफाई आएगा। ठीक है, एक कंडीशन दी हुई है। चलिए, fossil fuels are becoming too expensive to extract। मतलब यार अब ना फॉसिल फ्यूल को जब आप किसी रॉक से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अब उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज इन फ्रैकिंग, पहले मैं ये बताती हूँ, एक साइंटिफिक टर्म है, इसका मतलब होता है when you basically extract the fossil fuels from the rock, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैकिंग। ठीक है, तो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल मतलब जो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए ना, ब्रेक थ्रू मतलब अचीवमेंट्स या एडवांसमेंट्स, उन्होंने क्या कर दिया है, फ्रैकिंग के रेट को मतलब एक्सट्रैक्शन के जो कॉस्ट है उसको कम करा है। ये तो दोनों बातें एकदम आपस में एक दूसरे को अपोज कर रही है ना। स्टेटमेंट नंबर 1 तो कह रही है भाई कि बहुत खर्चा होता है फॉसिल फ्यूल को क्या करने में, एक्सट्रैक्ट करने में। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अब आसान हो गया, पैसा मतलब चीजें आसान भी हो गई है, पैसा भी बचता है। सो दे बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टिंग, ना ही क्वालिफाई कर रहा है, कंफर्म भी नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए, just give me a minute. With that we are heading towards question number 18. ये जो वीडियो गेम्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाता है, सब a good example is PUBG or any of the video games lead to aggressive behavior। मतलब जो adolescents या जो टीनेजर्स इन वीडियो गेम्स को रेगुलरली क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं इन वीडियो गेम्स को, वो क्या करते हैं, उनका जो बिहेवियर हो रहा है धीरे धीरे वॉयलेंस देख के अग्रेसिव हो रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहती है, लॉन्ग टर्म सोशियोलॉजिकल स्टडीज, हालांकि इस S1 पे स्टडी करी गई कि ऐसा सच है भी या नहीं, और स्टडी भी कैसी थी, सोशियोलॉजिकल स्टडी की गई। ठीक है, साइकोलॉजी देखी गई स्टूडेंट की, तो पता चलता है कि देयर इज नो कैजुअल लिंक भाई इन वॉयलेंट वीडियो गेम्स में और एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट, एक बच्चे के एग्रेसिव बिहेवियर में कोई कनेक्शन नहीं है। आप भी मुझे लगता है अभी तक समझ गए होंगे, ना तो ये क्वालिफाई कर रही है ना तो ये कंफर्म कर रही है, एकदम इसको क्या कर रही है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कंप्लीट तरीके से, कहती है नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 19। द बजट फॉर द प्रोजेक्ट वाज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू $10 million। कितना बजट है भाई, 10 million is 1 crore, right? 1 million is equal to 10 lakhs। So भाई बजट क्या है प्रोजेक्ट का, स्ट्रिक्टली 10 million है। हालांकि एक एडिशनल इमरजेंसी फंड भी है जिसको अप्रूव करा जाएगा। कब अप्रूव करा जाएगा, देखो अनफोर्सीन का मतलब है कुछ ऐसा जो आपने देखा नहीं है। ठीक है, जो आगे हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इसको ऐसे समझिए स्टूडेंट, कई बार आपके घर में भी आपने कुछ पैसा अलग से रखा होगा या आपके पेरेंट्स ने कि भाई अचानक से अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं इस FD से इस पैसे को यूज करूंगा या ये करूंगा या वो करूंगा। इसी को तो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा फंड। इसके लिए एक टर्म भी है भारत सरकार का, कंटिजेंसी फंड, जिसको इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई क्या लगता है, देखो पहली स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल अग्री कर रही है स्टेटमेंट नंबर 2, लेकिन पूरी तरीके से अग्री करती तो ये होता नहीं। वो एक कंडीशन भी दे रही है। वो एक कंडीशन क्या दे रही है, एक स्टैंडर्ड उसने दिया है कि भाई ठीक है वैसे तो 10 million ही है बजट, $10 million ही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, कोई अनफोर्सीन इवेंट हो गया, कुछ डिले हो गया, तो हमारे पास एक इमरजेंसी फंड भी है, हम थोड़ा पैसा और अरेंज कर सकते हैं। सो एंड यू वेरी वेल नो, सी मेरी आप कुछ वर्ड्स याद रखिएगा, कुछ लिमिटेशंस मेंशन होंगी, अगर कोई कंडीशन रख दी जाएगी या कोई स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा तो हमेशा आंसर क्वालिफाई होगा। ठीक है, एकदम अपोज करेंगे तो कॉन्ट्रडिक्ट होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 अगर स्टेटमेंट नंबर 1 को पूरी तरीके से अपोज करेगी, कंफर्म में तो आपको पता है उस बात को वेरीफाई करा जाएगा। ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट में जब दो स्टेटमेंट बहुत ही स्टूडेंट्स डिफरेंट होंगे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। ठीक है, चलिए
Organic farming uses no synthetic chemicals and is better for the soil. Organic farming जो है ना, ये बेसिकली किसी भी, जैसा कि नाम ही स्टूडेंट ऑर्गेनिक है ना, समथिंग विच इज वेरी प्योर, सो ये किसी भी प्रकार का कोई भी सिंथेटिक केमिकल यूज नहीं करती. तभी देखना जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं काफी महंगे होते हैं, क्योंकि इनको बड़े नेचुरली ग्रो करा जाता है. किसी भी कंडीशन में इनको किसी भी केमिकल के थ्रू गो थ्रू नहीं करवाया जाता और जबरदस्ती आप हार्वेस्ट नहीं करते उस क्रॉप को. तो ये ना आपके गट के लिए बड़ी हेल्दी होती है, मतलब ये ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए ही अच्छी होती है. ठीक है, तो भाई इसमें कोई केमिकल तो यूज नहीं होता, ना सॉइल में ना क्रॉप्स में. इट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंटली मोर लैंड टू प्रोड्यूस द सेम यील्ड एज ट्रेडिशनल फार्मिंग. लेकिन इसके कहने के बावजूद ये सच है कि ये बड़ी प्योर होती है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता. लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है. लिमिटेशन क्या है भाई? अब ऑर्गेनिक फार्मिंग है, लेट्स से आप नॉर्मल फार्मिंग कर रहे हो, एक ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हो जिसमें शायद आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, मैन्योर्स यूज कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, वीडिसाइड्स यूज कर रहे हो. लेकिन वो ही आपको, मान लो आपको यहाँ से 10 क्विंटल का क्या मिलता है? हार्वेस्ट मिलता है. सेम लैंड में आपको उतना हार्वेस्ट नहीं मिलेगा. अगर आपको 10 क्विंटल ही चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, इन सबको यूज भी नहीं करना, तो आपको थोड़ा सा बड़ा लैंड चाहिए. ठीक है, सो आप ही बताइए क्या इसके लिए लिमिटेशन नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग की? बिल्कुल है. तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा है ना, कंफर्म भी नहीं, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं, क्वालिफाई. क्वालिफाई स्टूडेंट, क्वालिफाई. ठीक है, क्वालिफाई कर रहा है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Humans are rational actors who make decisions based on logic. कहते हैं ना, रैशनल का मतलब होता है वाइस, जुडिशियस, सोच समझ के, समझदारी भरा. तो ये एक्टर्स ही तो है, हम सब एक प्ले का पार्ट ही है. कहते हैं ना, ये जो जीवन है इट्स अ प्ले, शेक्सपियर कहते हैं. ठीक है, और हम इसके सब एक एक कैरेक्टर है, रोल प्ले कर रहे हैं. बट हम क्या ऐसी रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, हम बहुत जुडिशियस हैं, हम बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं ना. करियर का डिसीजन हो, मैरिज का डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन हो. ठीक है, हु मेक डिसीजन बेस्ड, तो लॉजिक पे डिसीजन लेते हैं. बिहेवियर इकोनॉमिक्स शोज दैट इमोशंस ऑफन ओवरराइड लॉजिकल चॉइस. कई बार ओवर पावर कर देते हैं. कौन? इमोशंस. किसको? आपकी लॉजिकल चॉइसेस को भी. तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे बात आ रही है लॉजिक की, लॉजिक को प्रेफरेंस दी है, यहाँ पे इमोशंस को प्रेफरेंस दी है. दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, कॉन्ट्रडिक्ट. ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट. स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 1 को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, याद रखिएगा. ठीक है, चलिए. All prime numbers are odd and that's true. सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं, बट 2 भी एक प्राइम नंबर है. दिख गया ना आपको? बहुत आसानी से. कंफर्म नहीं कर रही, क्वालिफाई नहीं कर रही, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं कर रही, सीधे कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया इस स्टेटमेंट को. किसने? स्टेटमेंट नंबर 2 ने. आई होप आप कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स. दैट इज टू अपोज. The last 3 questions of the class, let's do it. The internet has made people more connected than ever before. ये इंटरनेट की वजह से क्या हो गया है? बिकॉज एक सोशल कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया. अगर आप किसी से मिल नहीं पाते, आप एक मैसेज भेज सकते हैं. आप अगर किसी के साथ बातें नहीं कर पा रहे, आप एक कॉल कर लेते हैं. तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है कुछ स्टडीज हुई और वो स्टडीज ये शो करती हैं कि a rising trend of social isolation among heavy social media users. अब भाई एक जगह तो कह रहा है कि सोशल मीडिया एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, कनेक्शन है बिटवीन पीपल, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन कंट्रीज में भी. बट दूसरी स्टडीज या दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि स्टडीज कहती हैं कि भाई ये जो लोग कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया को यूज करते हैं, ये धीरे धीरे आइसोलेट हो रहे हैं. ये धीरे धीरे आइसोलेट हो रहे हैं. आइसोलेशन का क्या मतलब है? आइसोलेशन का मतलब है अलूफ हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना नॉर्मल समाज से. इसको ऐसे समझिए ना, आपकी अगर एक हैवी यूजर है, वो हर टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लेट्स से कुछ भी सोशल मीडिया पे लेट्स से कोई गेम खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, और अपने घर वालों के साथ नहीं बैठ रहा, जो उसके आसपास नेबरहुड है उनके साथ मिलता जुलता नहीं है, अपने फ्रेंड्स का कॉल पिक नहीं कर रहा, उनके साथ हैंग आउट करने नहीं जा रहा, तो भाई, और ये सच भी है. ठीक है,
लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या दूसरी इसको क्वालिफाई कर रही है, क्या इसको सपोर्ट करके कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा बता रही है? बिल्कुल नहीं, सपोर्ट तो कर ही नहीं रही, कंफर्म भी नहीं कर रही, बिल्कुल। देखो ना, एक पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या होता है? व्हाट अ गुड वर्ड इट इज, कॉन्ट्रडिक्शन, अपोज कर रही है S1 को। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, ये एक ही तरीका है, मतलब इट्स द ओनली वे टू क्योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये सच भी है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, राइट? वो इस बैक्टीरिया को क्या कर देती है? किल कर देती है, या फिर उसकी ग्रोथ को थॉट मतलब डिक्रीज, ग्रेजुअली धीरे धीरे एंड कर देती है, और आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज क्या करता है? अब ये सुपर बग्स में इस टर्म को समझाती हूँ। कई बार पता है क्या होता है, बैक्टीरिया कंफर्टेबल हो जाता है एंटीबायोटिक के साथ, आप बार बार एक एंटीबायोटिक लिए जा रहे हैं, आपकी बॉडी के बैक्टीरियाज को पता चल गया, उनको दिख गया कि यार ये तो इसका डिफेंस मैकेनिज्म है, इस तरीके से दिस बॉडी प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ। तो सुपरबग्स क्या होते हैं, जब आप इस सैचुरेशन पे पहुंच जाए कि आप कितनी भी फिर एंटीबायोटिक्स ले लें, वो बीमारी क्योर ही नहीं हो रही है। बिकॉज सुपरबग्स क्या है? सुपरबग्स एक ऐसा फिनोमेना है, एक बैक्टीरिया का एक ऐसा क्लस्टर है जो बेसिकली रेजिस्टेंट हो जाता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा फिर आप कितनी एंटीबायोटिक्स दें। तभी कहते हैं कि किसी भी चीज का ओवर यूज या ओवर कंजम्पशन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, तो भाई फिर आप कितनी भी मेडिसिन लें, कितनी भी एंटीबायोटिक्स लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सुपरबग को, उस बैक्टीरिया के उस क्लस्टर को, और भाई फिर वो बीमारी क्योर नहीं होगी। तभी कहते हैं कि हर बीमारी होने के तुरंत बाद किसी मेडिसिन के लिए भागना इज रॉन्ग। हो सके तो अपनी जो आपके, आई थिंक यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स ना, लेट इट रिकवर और लेट देम रिकवर। चलिए, हाँ तो सॉरी, आंसर क्या होगा भाई? कॉन्ट्रडिक्ट तो करा जा रहा है साफ साफ, ना कंफर्म कर रहा है ना क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ रहा है भाई ज्यादा एंटीबायोटिक लेने का? क्या रेपरकशन है? क्या रेपरकशन है? तो ये है बिल्कुल सबसे ज्यादा सही आंसर। आई नो विरोधाभास तो कर ही रही है स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 1 की, लेकिन विरोधाभास करते करते उसका एक कॉन्सिक्वेंस भी बता रही है। नहीं, ये एंटीबायोटिक ज्यादा ओवर यूज करेंगे तो क्या होगा उसका कॉन्सिक्वेंस? तो सबसे एप्ट आंसर जो है वो है डेल्टा। कई बार आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट के साथ जाऊं या कॉन्ट्रडिक्शन या कुछ इस तरीके का, तो वहां पे बस समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई रेपरकशन या कुछ रिजल्ट बताया है तो कॉन्सिक्वेंस वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा फिट रहेगा। अगर दो बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है, एक जगह बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की और एक जगह अचानक से बात करती है ट्रेडिशनल फार्मिंग की या झूम कल्टीवेशन की, कॉन्ट्रास्ट, सीधे जाइए कॉन्ट्रास्ट के साथ, कोई कनेक्शन नहीं एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पे तो क्या था, भले ही उस बात को इसने S2 ने इस बात को क्या करा, विरोध करा इस बात का कि भाई फिर तो एंटीबायोटिक भी कुछ नहीं कर सकती, क्योर नहीं कर सकती, बट एक कॉन्सिक्वेंस की तरह। ठीक है, तो सबसे एप्ट है ऑप्शन नंबर डेल्टा। 25 देख लेते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। आई होप आपने कुछ चीजें लर्न करी होंगी। AI विल सून रिप्लेस ऑल ह्यूमन वर्कर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये जो AI है ना, ये रिप्लेस करेगी सारे ह्यूमन वर्कर्स को, ऐसा स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है स्किल्ड ह्यूमन सुपरविजन। सुपरविजन इज द गाइडेंस, नजर रखना, remains necessary for quality control and repairs। अच्छा चलिए एक बात बताइए मुझे, आप जिस AI की बात कर रहे हैं उस AI को फॉर्म किसने करा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉर्म करने वाले भी ह्यूमन ही हैं, और ह्यूमन को ही पता है कि अगर कोई मशीन खराब हो गई है तो उसे रिपेयर कैसे करा जाए, या फिर अगर क्वालिटी कंटेंट हमें नहीं मिल रहा है, या फिर जो भी आपका कंट्रोल सिस्टम है AI का, वो AI तो नहीं जानती ना, वो तो कौन जानता है? जो उसका मैन्युफैक्चरर है या जिसने उसको फॉर्म किया है। तो ये कहना ये चाहता है कि आज भी कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसा फील्ड है जहां पे क्वालिटी कंट्रोल और रिपेयर्स के लिए AI से काम नहीं चलेगा, खुद को थोड़ी रिपेयर कर लेगी, स्किल्ड ह्यूमन सुपरविजन ही चाहिए। क्या लगता है, क्या कंफर्म करा? बिल्कुल नहीं। कंफर्म करते तो एक एग्जांपल दे देते कि भाई दिस इज हाउ
AI वर्क्स एंड AI हर जगह है, मैन्युफैक्चरिंग में हर जगह AI है। क्वालिफाई कर रहे होते तो कुछ एक हल्का सा उसका क्या देते, कि भाई ये लिमिटेशन है AI की, ठीक है। नहीं, अगर आप ध्यान से देखें ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। कि देखो ना, नेसेसरी है आज भी, कुछ वर्ड्स पकड़ा करिए। इसने बोला है विल सून रिप्लेस, पूरी तरीके से हटा देगा, और इसने बोला नहीं भाई नेसेसरी होगा, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे लिखा होता ना विल, मतलब अगर यहाँ पे सेंस होता है S1 में कि कुछ कुछ एरियाज में AI क्या करेगा, जगह ले लेगा किसकी, ह्यूमन की, स्किल्ड ह्यूमन की, और जब ये वाली लाइन होती तब मैं एक बार को क्वालिफाई के साथ जा सकती थी। बट भाई एक दूसरे को पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। AI बोल रही है वो रिप्लेस कर देगी, और नीचे वाली स्टेटमेंट बोल रही है कि नहीं भाई AI हर जगह हो और काम एकदम सही चलता रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, स्किल्ड ह्यूमन की सुपरविजन चाहिए। आपने क्या रियलाइज करा स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में, कि स्टेटमेंट पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही ऑप्शन पढ़ना भी जरूरी है। आपको एसेंस समझना होगा, आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी डिसर्निंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं एक सजेशन आपको हमेशा देती हूँ, बीइंग अ मेंटोर मैं आगे भी दूंगी, इवन इफ यू थिंक दिस इज द राइट आंसर, मेक श्योर व्हाई द रेस्ट थ्री आर रॉन्ग। ये आप जब करेंगे तो आप बहुत, मतलब कहते हैं ना, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी विद एनी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पेशली इन क्वेश्चन में मैं चाहूंगी कि आप बाकी ऑप्शंस को भी गो थ्रू करेंगे और तब अपना आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। विद दैट आई विश यू ऑल द लक, कीप द हार्ड वर्क अलाइव, ऑल राइट।